गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पढ़े थे। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं रूसो के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो चूँकि रूसो ने बालक को मनोवैज्ञानिक आधारित शिक्षा देने की बात कही है और ये माना है कि बालक की अलग अलग अवस्था में उसकी प्रकृति भी अलग अलग होती है, उसकी विकासात्मक विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं, इसलिए उन्होंने अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम का नियोजन करने की बात कही है। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जैसे हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, लेकिन उन्होंने उनको अलग आधार में बांटा है और ये जो मतलब इसका जो अवधि भी है वो भी अलग है। जैसे हम लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा है कि जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था, जिसमें से जन्म से 2 वर्ष तक पूर्ण शैशवावस्था, इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे करके हम लोगों ने कई कैटेगरी में अलग अलग विद्वानों ने उसको बांटा हुआ है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो इन्होंने जैसे जो मतलब इन्होंने बालक के विकास की अवस्थाएं जो अलग अलग बांटी हैं और उसमें से जो उनका समय है वो भी आपको मनोविज्ञान के द्वारा जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार अलग हो सकता है, अलग है, लेकिन ये रूसो के अनुसार है, ठीक है ना। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। रूसो ने अलग अलग अवस्था को अलग अलग आयु वर्ग में बांटा है, अलग अलग मतलब कि कितने वर्ष में शैशवावस्था है, कितने वर्ष में बाल्यावस्था है, ये रूसो के अनुसार है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप अगर इससे संबंधित प्रश्न आए तो आप रूसो के अनुसार वाला ही लिखिएगा, अगर रूसो से संबंधित पूछें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बालक की शैशवावस्था के लिए शिक्षा की जो बात कही है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि बालक को इस अवस्था में यानी जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में किसी भी प्रकार का हमें विषयों का ज्ञान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके शारीरिक विकास और ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल देना चाहिए। इनका चूँकि ये कहना है, जैसे हम लोगों ने मनोविज्ञान में भी पढ़ा है तो उसमें भी ये है कि जैसे हम लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा था कि जो बालक का जो संपूर्ण मानसिक विकास होता है उसका लगभग 50% उसके शुरुआती 3-4-5 वर्ष तक हो जाता है। तो आप ये देखो कि ये शैशवावस्था कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्होंने बालक को ये कहा है कि इस अवस्था में बालक को विषयों का ज्ञान न देकर बल्कि उन चीज़ों का पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए जिससे उसका मानसिक विकास हो। और मानसिक विकास का माध्यम क्या है, चूँकि ये भौतिक जगत पे विश्वास करते हैं तो इनका भौतिक जगत का ज्ञान जैसे कि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमें ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो मानसिक विकास होता है वो कोई एक विशेषता नहीं होती, बल्कि उसके अंतर्गत कई सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति इत्यादि। तो जितना ज़्यादा बालक क्रियाएं करेगा, जितना ज़्यादा उसकी ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षित होंगी, उतना ज़्यादा उसका मानसिक विकास होगा। तो इन्होंने इसीलिए इस अवस्था में किसी भी तरह का विषयों का ज्ञान देने की बात न कह के बालक का शारीरिक और ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बल दिया है, यानी बालक का ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक विकास हो और ज्ञानेंद्रियों का विकास हो, ये कहा है इन्होंने। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि इस उम्र में बालक में किसी प्रकार की आदत डालने का प्रयास करना उचित नहीं है। इनका दरअसल ये मानना था कि जब हम उसको आदतों में बांध देते हैं तो उसका जो स्वच्छंद विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो सकता है। उसको हम लिमिटेड कर देते हैं, उसको एक मतलब परिधि में बांध देते हैं, एक सीमा में बांध देते हैं। तो बालक, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे तांगा चलता, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें आप देखते होंगे घोड़े के आँखों के दोनों तरफ एक आवरण सा लगा दिया जाता है ताकि वो घोड़ा बिदके ना, वो सीधा लक्ष्य की ओर या अपने रास्ते की ओर ही देख पाए। तो सीधी सी बात ये है कि यही बात इन्होंने कही कि जब हम उसमें इस अवस्था में ही आदतों का विकास करने लगते हैं तो जो उसमें असीम संभावनाएं हैं उनको हम संकुचित कर देते हैं। तो इनका ये कहना है कि बालक को एकमात्र यही आदत विकसित करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि उसमें कोई आदतें ना हों। इन्होंने इस बात पर बल दिया। अब यहाँ पर एक बात हम जैसे पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन्होंने 3 प्रकार से शिक्षा की बात कही थी
प्रकृति द्वारा शिक्षा, मानव द्वारा शिक्षा और पदार्थ द्वारा शिक्षा। तो ये वाली जो शिक्षा, ये जो बात कह रहे हैं आदतों का विकास न करने में, ये क्या है, मानव द्वारा शिक्षा। इनका ये कहना है ना कि बालकों पर ज़्यादा से कम प्रभाव पड़े समाज का। तो इसलिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि बालक में जो भी बुराइयां आती हैं वो समाज से आती हैं और समाज उन्हें एक लिमिटेड दायरे में संकुचित कर देता है। तो इसलिए इनका ये कहना है कि बालक में इस अवस्था में किसी भी प्रकार की आदतों का विकास नहीं करना चाहिए, बल्कि इस अवस्था में केवल बालक को के शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए और उसकी ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है वो है बाल्यावस्था, जिसको इन्होंने 5 से 12 वर्ष तक माना है। तो इस अवस्था में भी इन्होंने किसी भी तरह के पुस्तकीय ज्ञान देने की बात नहीं कही है और इस अवस्था में इन्होंने केवल नकारात्मक शिक्षा या निगेटिव एजुकेशन या निषेधात्मक शिक्षा की बात कही है। अब निषेधात्मक शिक्षा क्या है, पूर्व में भी हम लोगों ने जब पढ़ा था, प्रकृतिवाद भी पढ़ा था, तो उसमें भी इसका जिक्र हुआ था। निषेधात्मक शिक्षा से तात्पर्य बालक को किसी भी प्रकार का पुस्तकीय ज्ञान न देकर उसके उन अंगों का विकास करना है जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, यानी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। इन्होंने बालक को सत्य का ज्ञान न देकर बल्कि उन शक्तियों के विकास पर बल दिया है जिससे कि वह असत्य से बच जाए। बात वही है, लेकिन इन्होंने सीधी सी बात है कि जो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों आधारित ज्ञान है वही है निषेधात्मक शिक्षा। इन्होंने रटने वाली शिक्षा का विरोध किया है। तो जैसे इन्होंने कहा है कि निषेधात्मक शिक्षा का यही तात्पर्य है कि बालक के मस्तिष्क पर कुछ निश्चित विचार भरने के स्थान पर उसे अनुभव के आधार पर सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अनुभव से इंद्रियों का विकास होता है और इंद्रियों के विकास से मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, वरन बच्चों को स्वानुभव द्वारा सीखने के अवसर देने चाहिए। जैसा कि हम लोग बार बार कहते हैं कि जो हमारे ज्ञान प्राप्ति के जो माध्यम है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं। हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है, जीन पियाजे की थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, इसीलिए जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं वो अनुभव आधारित और स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्ति या क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर बल देते हैं। क्योंकि हम जब क्रिया करते हैं तो उसका अनुभव हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझो, जैसे हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसका उदाहरण मैंने क्लास में आप लोगों को बहुत बार दिया है। जैसे आम का उदाहरण एक बार दिया था मैंने आपको क्लास में, अगर आपको याद हो तो। या मतलब हम जो भी देखो, ठंडा गरम खट्टा मीठा या स्वादेंद्रियां हैं जैसे, या दृश्य इंद्रियां हैं, तो जो कुछ भी है ये सब हमको प्राप्त होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। तो इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर बहुत ज़्यादा बल दिया है और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया है। तो इसलिए इन्होंने बाल्यावस्था में निषेधात्मक शिक्षा की इन्होंने बात की है, यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था में किसी भी तरह का पुस्तकीय ज्ञान देने की बात इन्होंने नहीं कही है, यानी 12 वर्ष तक। अब देखो यहाँ पर यही इसका थोड़ा सा नकारात्मक पक्ष भी हो जाता है। अगर वर्तमान परिस्थितियों में हम रूसो की विचारधारा को शिक्षा में अगर लागू करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्ष तक अगर बच्चा केवल क्रियाएं करेगा, खेलेगा कूदेगा, केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करेगा, तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। इतनी अवस्था तक बालक को पुस्तकीय ज्ञान देना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन अब हम चूँकि रूसो की विचारधारा पढ़ रहे हैं तो हम उनके अनुसार जो उन्होंने समझा वो उन्होंने बताया और वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में इन्होंने कहा कि किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 15 वर्ष माना है और इस समय इनका मानना है कि इस समय तक बालक का जो शरीर है और उसकी इंद्रियां हैं वो पुष्ट हो जाती हैं, यानी वो प्रशिक्षित हो जाते हैं और शरीर मजबूत हो जाता है। अब उसके मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए और इसके लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में, यानी किशोरावस्था से उन्होंने बालक के अब शिक्षा दीक्षा की बात कही, यानी पुस्तकीय ज्ञान की बात कही है। तो उसके लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, संगीत, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान और किसी व्यवसाय को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन्होंने इन विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात कही है। लेकिन एक बात और आप ये देखिए कि इन विषयों के साथ साथ इन्होंने एक बात और कही है कि इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में भी बालक ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करे, यानी करके सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर इन विषयों को पढ़ाने में भी हों।
इन्होंने कहा है कि छात्र को पुस्तक से चिपका रहने की तुलना में उसे कार्यशाला में कार्य करने दिया जाए, जिससे बुद्धि के सही विकास के लिए उसके हाथ काम करेंगे। मतलब इनका ये कहना है कि सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा हमें प्रयोगात्मक कार्य पर बल देना चाहिए। यानी ये जो विषय हैं, इन विषयों को पढ़ाने के साथ साथ हमें इनका जो क्रियात्मक पक्ष है उस पर ज़्यादा बल देना चाहिए, यानी बालक केवल विषयों को रटता ना रहे। तो आपने ये देखा कि शैशवावस्था से किशोरावस्था तक आ गए हम लोग, और यहाँ पर इन्होंने बार बार एक बात पर बल दिया है, क्रिया और अनुभव पर। फिर इसके बाद आगे आते हैं युवावस्था। इन्होंने युवावस्था, जिसको इन्होंने 15 से 20 वर्ष माना है, तो इस अवस्था में चूँकि इनका ये मानना है कि अब यहाँ तक बालक मतलब युवा हो गया है और आगे चल के उसे अब समाज में जाके अपना समायोजन करना है, एक सामान्य जीवन जीना है, वैवाहिक जीवन जीना है, तो इसलिए उसमें भावनात्मक विकास होना आवश्यक है। तो इसलिए इस काल में रूसो ने ये कहा है कि यह काल व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है और इस समय शिक्षा ऐसी हो जो धार्मिक, सामाजिक, नैतिक भावनाएं जागृत करे। यानी चूँकि मनुष्य एक सामाजिक ही प्राणी है, बेशक रूसों ने समाज का विरोध किया है, समाज का प्रभाव बालक पर कम से कम पड़े इसकी बात की है, लेकिन आप ये देखो कि इन्होंने 3 अवस्थाओं तक बालक को इस तरह की बात का शिक्षण, यानी ये जो जैसे धर्म या नैतिक भावनाएं जागृत करने की बात नहीं कही। इन्होंने बालक के केवल क्रियात्मक पक्ष पर या ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बहुत ज़्यादा बल देने की बात कही है। लेकिन ये जो चौथी अवस्था है, इस अवस्था में इन्होंने कहा है कि हमें समाज का भी ज्ञान होना चाहिए। और जानते हो कि हर समाज में कोई ना कोई धर्म होता है, सामाजिक व्यवस्था होती है, नैतिक मूल्य होते हैं, तो उनका भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर बालक को इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो वह अपने समाज में अपना समायोजन स्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस समय के पाठ्यक्रम में इन्होंने इतिहास, पौराणिक कथाएं, संगीत, कला, शरीर शिक्षा तथा काम शिक्षा को स्थान देने की बात कही है पाठ्यक्रम में, जिससे कि वह सफलतापूर्वक अपने समाज में समायोजित हो जाए। अब एक बात अगर आप ये देखें तो चारों अवस्थाओं के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम की बात कही है, लेकिन आप ये देखो कि इन्होंने इनका व्यक्तिगत अनुभव था, तो उसके हिसाब से इनका समाज के प्रति मतलब एक तरह का नकारात्मक दृष्टिकोण था। इनका ये मानना था कि बालक मतलब शुद्ध पैदा होता है और समाज में आकर वो दूषित हो जाता है। तो इन्होंने 3 अवस्थाओं तक बालक पर सामाजिक जो प्रभाव है उससे पढ़ने यानी समाज का जो या मानव द्वारा शिक्षा की जो बात है वो उसको कम से कम करने का प्रयास किया है। उसका कारण ये है कि उनका ये कहना है कि बालक एक बार प्रौढ़ मतलब पुष्ट हो जाए और वो सब चीज़ों को समझने जानने लगे, उसका स्वाभाविक विकास हो जाए, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ प्रशिक्षित हो जाए, इसके बाद इन्होंने भावात्मक विकास की बात कही है। क्योंकि यहाँ तक बालक बिल्कुल पुष्ट हो जाएगा और वो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने लगेगा और समाज का जो मानव द्वारा शिक्षा की बात का प्रभाव पड़ने की जो बात है, तो वो कहीं ना कहीं वो तब तक उसमें ये समझ आ जाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर वो दूषित होने से बच जाएगा। तो कहने का आशय यहाँ पर ये है। फिर इसके बाद इन्होंने स्त्री शिक्षा की बात कही है। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि इनका जो ग्रंथ है एमील में इन्होंने एमील नामक जो काल्पनिक बालक है उसमें पुरुष शिक्षा की बात कही है। और स्त्री शिक्षा के बारे में इन्होंने एमील के चौथे भाग में सोफिया नामक एक काल्पनिक पात्र है। जैसे एमील एक काल्पनिक पात्र है, उसी तरह से सोफिया मतलब स्त्री शिक्षा मतलब को प्रतिबिंबित करने के लिए सोफिया नामक एक कैरेक्टर को इन्होंने मतलब उसमें व्यक्त किया है। तो उसमें इन्होंने स्त्री शिक्षा के बारे में कहा है। लेकिन अगर हम इनकी विचारधारा को पढ़ेंगे तो स्त्री शिक्षा के बारे में इनके जो विचार हैं वो बहुत ओछे और बहुत संकुचित हैं। अगर हम ये देखेंगे तो इनका मतलब इतने दकियानूसी विचार हैं स्त्री शिक्षा के बारे में कि अगर हम इनकी सारी शैक्षिक विचारधारा, जिसको हम इतना ज़्यादा हम आधुनिक युग में उसका प्रभाव है और एक तरह से क्रांति का श्रेय जाता है रूसों को, लेकिन स्त्री शिक्षा के बारे में इनकी विचारधारा बहुत ही दकियानूसी है। क्योंकि इनका ये कहना है कि स्त्री शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पुरुष के सुख साधनों में वृद्धि करना है, स्त्री पुरुष की भोग्य तथा मनोरंजन करने वाली है।
तो ये जो दृष्टिकोण है कहीं ना कहीं बहुत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही ज़्यादा संकुचित है कि मतलब पुरुष की भोग्य है या मनोरंजन करने के लिए है या उसके सुख साधनों में वृद्धि करने के लिए स्त्री को शिक्षा दी जाए, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत संकुचित विचारधारा है। लेकिन अब है तो हम पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने एक जगह इनका स्टेटमेंट है, तो उसके अनुसार अगर हम देखें तो ये समझ में आ जाएगा कि इनकी विचारधारा स्त्री शिक्षा के बारे में क्या है। रूसो के अनुसार पुरुष सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, स्त्री उसे प्रसन्न करने के लिए पैदा हुई है, उसे बहुत कोमल तथा मधुर होना चाहिए, उसे कष्ट सहन करने तथा पति की गलत बातों को सहन करना सीखना चाहिए, स्त्रियों को संगीत, गायन तथा नृत्य में निपुण होना चाहिए जिससे वह पुरुषों को प्रसन्न कर सके। तो अगर आप ये देखें तो इस एक स्टेटमेंट से उनकी सारी विचारधारा सामने आती है कि यानी स्त्री को शिक्षित इसलिए करना चाहिए ताकि वह पुरुष के सुख साधनों में वृद्धि कर सके, वो उसका मनोरंजन कर सके। अब जैसे यहाँ पर दिया है कि संगीत, गायन और नृत्य में निपुण होना चाहिए जिससे वह पुरुषों को प्रसन्न कर सके। तो कहने का आशय ये है कि स्त्री शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा जरूर है, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो बहुत संकुचित है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।